हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पर मैं और भी अपरिमेय संख्या दे दिया हूँ, √7, √2, √3, √11 एक ही बार एक क्वेश्चन में मैं लिख दिया हूँ। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सब एक ही जैसा बनेंगे, एक ही कैटेगरी का, क्योंकि ये सबका रूल नियम एक ही है। और मैं जैसे जैसे रूल बदलते जाएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को बदलते जाऊंगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है √5, √7, √2 और √3 और √11, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सब एक ही मेथड से बनते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे √7, √2, √3 और 11 लिखा हूँ, ताकि मैं एक क्वेश्चन को बता दूं और उसके बाद बार बार से बारी बारी से बच्चे इसको 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 और ये क्वेश्चन को मतलब कि अपने कॉपी में हल कर सके होमवर्क के रूप में। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कहता है कि सिद्ध करें कि √5, √7, √2, √3 और √11 अपरिमेय संख्या है कि नहीं से। तो हम मात्र बात करेंगे इसका √5 का। अब क्वेश्चन बना कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहली बात करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते क्या है। सबसे पहली बात, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जो p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में मतलब p/q के रूप में होता है कि नहीं। लेकिन एक फंक्शन और है इसमें, परिमेय संख्या तभी होंगे जब q बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल 0 का मतलब हुआ कि q के जगह पर, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 जैसा ही होगा वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। एग्जांपल पर समझते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 4/5 यानी भिन्न के रूप में जो संख्या लिखे हुए रहते हैं और p/q के रूप में रहता है, ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या कुछ पहचानने के नियम है। चाहे परिमेय संख्या को भागा देंगे, चाहे तो वह कट जाएगा, 3 3 3 3 कट जाएगा। जैसे 4 अगर 2/4 ले तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 1/2 तो कटेगा 0.5 वर्ग। या तो फिर वैसा संख्या जैसे 1/3 ले, 1/3 लेंगे तो इसको भागा देंगे कितना वर्ग, 3 से भागा दिए। अगर जो एक बार भागा देते हैं, समझने वाली बात है, 1 से भागा देते हैं तो पॉइंट बैठेगा या 10 बैठेगा। 3 3 9 कटेगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 10 3 3 9, यानी कि रिपीट होते रहता है। परिमेय संख्या चाहे तो वह कट जाएंगे, चाहे तो वह रिपीट होते रहेंगे। ध्यान समझिए, परिमेय संख्या चाहे तो वह कट जाएंगे, चाहे तो वह रिपीट होते रहेंगे। चाहे परिमेय संख्या कट जाएंगे या तो फिर रिपीट होते रहते हैं। जैसे 3 3 3 3 3 4 4 4 4, देखिए यहाँ पे 1 3, अगर 1 से 3 में भागा दिए तो 0.33 आ रहा है। धीरे 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 ये कटेगा नहीं, रिप्लेसमेंट होते रहेगा। धीरे 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 हर बार 3 बार में लगता रहेगा। या तो फिर √5 को 4/2 लिए तो 1/2 है, 1/2 को हम भागा दिए तो 0.5 बार में कट गया। तो इसी को हम कह सकते हैं, ये पहचानने का नियम है। अगर जो कोई संख्या कट जाता है या वह संख्या जो बार बार वही संख्या से भाग लगता है, वही भागफल आता है, तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। समझिए, अगला क्वेश्चन आता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो ये मेथड को फॉलो नहीं करता, अर्थात p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होगा, इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आ रहा समझ बात। चलिए अब इसकी बात करते हैं सिद्ध करने पर। ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब बात करते हैं कि √5 सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं से। तो परिमेय संख्या तो मानेंगे, यहाँ पर जब इसको प्रूव करने के लिए रहेगा तो हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। चलिए आगे कहता है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब लिखेंगे √5 बराबर p/q। p/q कहां से ला दिए, तब p/q का सिस्टम, p/q लिखेंगे, p और q
सभाज्य संख्या है। जहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां q बराबर नॉट इक्वल 0, ये लिखना बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है, ये लिखना बहुत मस्ट है, q बराबर नॉट इक्वल 0। चलिए अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे √5 को और p बटा q को दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। वर्क का मतलब स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा सिर्फ। और जब p का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर होगा तो q का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। चलिए ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं 5q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर होगा। चलिए अब हम एक q स्क्वायर रह देते हैं, अब q गुना में है तो इसको हम बटा भेज देते हैं, तो p स्क्वायर बटा p हो गया 5 हो गया, सॉरी p स्क्वायर बटा 5। जब p स्क्वायर बटा 5 हुआ तो हम लिखेंगे, इसलिए p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तथा विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब है p स्क्वायर जो है से 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर जो है से 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे हम 4 का स्क्वायर एग्जांपल में समझते हैं, 4 का स्क्वायर अगर 2 नीचे है, 4 का स्क्वायर है तो कहता है 4 तो 2 से कटेगा 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2, 2 8 16, 8 तो काटा ही काटा। लेकिन ध्यान रखिए अगर जो 4 का भाग ना किया जाए तो 4 भी असंख्या पर रहेगा और 2 से भागा देंगे तो ये भी संख्या कटेगा। तो कहने का मतलब यही था कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी कि 5 से p स्क्वायर विभाज्य है, लेकिन p भी जो है से 5 से विभाज्य है। p भी संख्या जब आएगा इसका वर्ग भी हटा देंगे तो ये 5 से विभाज्य होगा। चलिए आगे लिखेंगे, तो p का गुणनखंड, p का गुणनखंड 5 होगा कि नहीं होगा। जब p का गुणनखंड, जैसे कहे कि मतलब p का स्क्वायर है, अब p का स्क्वायर कहता है कि 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है, तो कहने का मतलब है जैसे 4 का स्क्वायर अभी बताए 2, तो 4 का स्क्वायर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 लिख सकते हैं। अब p कहे का मतलब है कि p का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अब p 5 से विभाज्य है, जब p से 5 से विभाज्य है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं बटा 2 लिख सकते हैं, जब 2 लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं बटा 2 लिख सकते हैं, काटा तो काटा कहे का मतलब गुणनखंड है, इसको में 2 खंड है, 2 इसका हिस्सा है तभी तो काटा, इसीलिए लिख सकते हैं। तो p का एक गुणनखंड 5 होगा। चलिए समझ में आ रहा बात। आगे लिखेंगे, तो फिर से मानेंगे, इसलिए चूंकि p बराबर 5 है, p बराबर 5 ही मानना है, काय √5 रहेगा तो √5 मानेंगे, √2 रहेगा तो √2 मानेंगे, √3 रहेगा तो √3 मानेंगे, जितना रहेगा हम उतना यहाँ पर मानेंगे, जितना सिद्ध करने के लिए रहेगा क्वेश्चन में उतना। चलिए अब इसके क्या करेंगे, फिर से इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर नहीं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, और इसको ध्यान रखिएगा समीकरण फर्स्ट यहाँ पर मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, जहां p है वहां पर हम 5m का मान रखेंगे। चलिए इधर देखते हैं, देखिए जहां p है वहां पर हम 5m रखेंगे, तो
p का मान जो है यहाँ पे है, देखिए 5 क्यूब, समीकरण फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5m, तो 5m का स्क्वायर कर देंगे p की जगह पर है, तो ये मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने ताकि समझ में आ जाए। हो गया। अब 5 क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ 5m का स्क्वायर करेंगे, 5 क्यू का स्क्वायर बराबर 25m का स्क्वायर करेंगे, और इसके बाद क्यू स्क्वायर को हम जो के तो छोड़ देंगे, और 25 सॉरी इसको यहाँ ऐसे करते हैं, क्यू स्क्वायर को तो रहने देते हैं, 5 क्यू स्क्वायर बटा 25 बराबर एम स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि गुना में तो घटा में कर देंगे, 25 कट जाएगा यानी क्यू का स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, नीचे 5 बचेगा। चलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एम स्क्वायर बचा, जब एम स्क्वायर बचा तो वही वाला बात यहाँ भी हो गया, तो यहाँ भी लिखेंगे वही वाला बात कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये बात कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी क्यू से विभाज्य होगा। लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गई। इसी तरह से आगे वीडियो को पॉज करके या देख करके बढ़िया समझ करके इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, √3, √2, √7, √11 और √13 को आप लोग इसी मेथड से जस्ट लाइक ऐसा ही इसी तरीके से आप लोग बनाने की कोशिश करें ताकि आपका भी स्पीड बढ़े और ये मैथ समझ में आए। थैंक यू।